पढ़ेंगे प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन मोनोपोलिस्टिक मार्केट। इन्होंने डिमांड कर्व के बेसिस पे बताया कि भाई हमारे मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर दो टाइप के डिमांड कर्व होते हैं, परसीव्ड एंड प्रोपोर्शनल। जिस पॉइंट पे दोनों डिमांड कर्व क्या होंगे, इंटरसेक्ट होंगे, वो पॉइंट हमारा प्राइस और आउटपुट कहलाएगा, उससे हमारा प्राइस और आउटपुट डिटरमाइन हो जाएगा। तो अब हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में परसीव्ड डिमांड कर्व होता क्या है। परसीव्ड डिमांड कर्व बताता है कि भाई अगर आपके मार्केट पे पर्टिकुलर प्राइस पे पर्टिकुलर क्वांटिटी को सोल्ड आउट किया जा रहा है तो भाई आप सबको वो बात माननी पड़ेगी, पर फिर भी उनमें से एक चालाक सेलर, एक दिमागदार सेलर ने क्या करा, क्या करा, इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी सोल्ड हो रही थी तो उसने दिमाग चलाया, क्यों ना मैं अपना प्राइस 40 से 20 कर दूं, तो भाई मेरी क्वांटिटी डिमांड में तो ज्यादा का चेंज आएगा, नहीं आएगा, तो सारे के सारे लोग उसकी क्वांटिटी को कंज्यूम करने लगेंगे, क्योंकि भाई प्राइस कम तो क्वांटिटी डिमांड ज्यादा हो गई, है ना। तो इस चीज पे परसीव्ड डिमांड कर्व ये देखा गया। तो इससे क्या होगा, और लोगों के पास जो और सेलर्स है वो भी तो पागल नहीं बैठे, फिर से जब वो उस चीज को समझ लेंगे, देख लेंगे, तो वो भी 20 का प्राइस कर देंगे और फिर से जो आपके कंज्यूमर है इक्वली एलोकेट हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व। प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व मतलब कि जब साइमल्टेनियसली मिलके सारी की सारी फर्म क्या करे, प्राइस चेंज करे। फॉर एग्जाम्पल मैं पर्टिकुलर प्राइस पे इतनी क्वांटिटी सोल्ड कर रही हूं, तो भाई सबने मिलके इतना प्राइस चेंज करा तो सबकी क्वांटिटी में इतना चेंज आएगा, सबने मिलके इतना प्राइस कम करा तो सबकी क्वांटिटी में इतने का चेंज आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व के अंदर। तो मैं देखूं यहाँ पे जिस पॉइंट पे ये मेरा है परसीव्ड, क्योंकि ये ज्यादा फ्लैटर है, और ये स्टीपर है, ये मेरा प्रोपोर्शनल। जिस पॉइंट पे ये काटा, ये मेरा प्राइस और इक्विलिब्रियम। देखो जैसे जैसे भाई उस जो सेलर था, परसीव्ड के अंदर एक सेलर था जिसने अपना प्राइस कम कर दिया था, तो भाई उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो गई, तो क्या होगा, कुछ समय बाद, एक दिन बाद, आधे दिन बाद, आधे घंटे बाद जो और सेलर्स होंगे उनके पास ये नॉलेज पहुंच जाएगी कि भाई उस सेलर ने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपने प्राइस को क्या कर दिया है, कम कर दिया है। तो धीरे धीरे वो प्राइस भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जो 20 पे बेच रहा था वो सेलर, अब सारे लोग भी 40 की बजाय 20 प्राइस पे बेचने लगेंगे और वो फिर से प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व बन जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा इसकी तरफ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंडीशन, कि भाई इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड होगा मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर। सेम है जो हमने वहां पे पढ़ा है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में बताया गया है। यहाँ पे शॉर्ट रन में हमें पता है या तो एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा या फिर एबनॉर्मल लॉस, और अगर मैं बात करूं लॉन्ग रन में तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट होगा, सिंपल। ठीक है, पर यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम के लिए मैंने जब बताया था कि दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, MC इज इक्वल्स टू MR होना चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होने चाहिए, और साथ के साथ आपका MC काटता हुआ जाएगा आपके MR कर्व को नीचे से। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं पहले शॉर्ट रन में। ये मेरा MR और AR है, ये मेरा AC है, और ये MC क्या कर रहा है, नीचे हुए। जहां पे MCMR, यहाँ पे MCMR तो ये मेरी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और जरा मैं ऊपर बढ़ा दूंगी AR पे तो ये मेरा प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरी एवरेज रेवेन्यू, मेरी जो एवरेज रेवेन्यू है वो कम है एवरेज कॉस्ट से, है या नहीं है। तो भाई ये सारा का सारा पोर्शन क्या है एक्चुअली में, मेरा एबनॉर्मल प्रॉफिट, जो मैं प्रॉफिट कमा रही हूं शॉर्ट रन में, क्योंकि मेरी यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू इज द ग्रेटर देन द एवरेज कॉस्ट, क्योंकि मेरी यहाँ पे जो रेवेन्यू है, टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट है, वो कम है मेरे रेवेन्यू से। मेरा पैसा, मेरी इनकम मेरी ज्यादा आ रही है मेरी इकोनॉमिक कॉस्ट से, मेरे खर्चे से। पर अगर मैं बात करूं सिंपल इसको शॉर्ट रन, लॉन्ग रन में, तो भाई ये आपका AR, ये आपका MR, ये आपका MC, और आपका AC इन
लॉन्ग रन। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इसकी टेंजेंट को छू रहा है, मतलब जितनी आपकी एवरेज रेवेन्यू है उतना ही आपकी क्या है, एवरेज कॉस्ट है। मतलब यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट, नो लॉस, ब्रेक इवन पॉइंट, दैट इज कॉल्ड द ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पे जितना आपका खर्चा हो रहा है, टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं लॉस हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर ओलिगोपोली मार्केट। उन्होंने ओलिगोपोली मार्केट के अंदर प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए आपको 5 टाइप के मॉडल्स को पढ़ना है। बहुत इजी है, आसान है, थोड़े डिफिकल्ट भी है क्योंकि बच्चों को क्लियर नहीं होते हैं ये, पर ये जो मॉडल्स है अपने आप में अलग अलग मॉडल से सेपरेट है। इनके अलग अलग 3-3 पेज के कॉन्सेप्ट है, पर आपको यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट दिया गया है, तो हम भी यहाँ पे शॉर्ट में ही बात करेंगे क्योंकि वो आपके लेवल के लिए नहीं है। सबसे पहला मॉडल है कॉर्नर्स मॉडल। ये इंपॉर्टेंट मॉडल है, ध्यान से समझना है कि एग्जैक्टली ये कहता क्या है। ये बेसिकली ये जो मॉडल है ये बोलता है कि इसके अंदर हमारे जो दो सेलर हैं, इज डिओपोलिस मतलब क्या है, जहां पे 2 ही सेलर है। इसको ओलिगोपोली के अंदर पहले ये चीज अप्लाई कॉर्नेट ने, जिन्होंने ये एस्टैब्लिश किया था, प्रोपाउंड किया था, उन्होंने पहले ये 2 सेलर्स के अंदर, 2 फर्म्स के अंदर ही अप्लाई किया था, पर बाद में जाके ये क्या हो गया, जनरलाइज हो गया, सब पे ये अप्लाई होने लग गया। तो क्या बोला उन्होंने कि भाई जब 2 सेलर सेम गुड्स को क्या कर रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं, मतलब आइडेंटिकल गुड्स को सेल आउट कर रहे हैं, होमोजीनियस गुड्स को सेल आउट कर रहे हैं, और उनकी जो कॉस्ट है इस गुड्स की वो भी क्या है, बिल्कुल सेम है, तो भाई उनके जो भी एक्शंस होंगे, उनके जो भी डिसीजंस होंगे अपने अपने में, वो दूसरों को डिसीजन मेकिंग को क्या नहीं करेगा, दूसरे के आउटपुट को इफेक्ट नहीं डालेगा। लिखा है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू कॉर्नोट, ईच duopoly believes that regardless of his action and the effect upon the market of the product, the other will go on producing the same commodity। आप अपने प्रोडक्ट के लिए जो आप होमोजीनियस गुड्स सेल आउट कर रहे हो, मार्केट के अंदर 2 सेलर है जो सेम आइडेंटिकल गुड्स को सेल आउट कर रहे हैं, जिनकी कॉस्ट भी सेम है, पर आप अपने उसके लिए जो भी डिसीजन मेकिंग लोगे, जो भी डिसीजंस लोगे, आपका इफेक्ट दूसरे वाले पे नहीं पड़ेगा। वो अपनी क्वांटिटी को बढ़ाए घटाए वो सेम ही रखेगा। आ गई बात समझ में। और एक और चीज है, कॉर्नट आउटपुट इज 2/3 ऑफ द कॉम्पिटिटिव आउटपुट एंड द प्राइस इज 2/3 ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल मोनोपोली प्राइस। इसका फॉर्मूला होता है n+1। किसका, कॉर्नर्स मॉडल का। उसी के बेसिस पे ये फॉर्मूला निकाला गया है कि अगर मैं 2 फर्म्स है, अगर 2 फर्म्स है मार्केट के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है, तो 2 + 1 2 3 होगा नहीं होगा। और प्राइस अगर की बात करूं तो 2 + 3। पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 2 बोला है, तो 2 के हिसाब से 2/3 ऑफ द कॉम्पिटिटिव आउटपुट एंड 2/3 ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल, दैट इज मोनोपोली प्राइस। पर अगर मैं बात करूं 3 फॉर्म होगी तो 3/4 3/4, ठीक है, प्राइस भी 3/4। अगर मैं बात करूं 5 है तो 5 + 5 + 1 5/6, ऐसे ही प्राइस डिसाइड किया, 2/3 एंड 2/3। नेक्स्ट वन इज स्टैकलबर्ग मॉडल। स्टैकलबर्ग मॉडल बेसिकली बात करता है, अब जो स्टैकलबर्ग मॉडल है ये बताता है कि हमें कि भाई अगर हम ओलिगोपोली मार्केट में डील कर रहे हैं, अगर मैं ओलिगोपोली मार्केट में डील कर रही हूं तो मैक्सिमम 5 से 6 से 7 जितने भी होंगे इतने ही सेलर्स हमें देखने को मिलेंगे। पर आपको पता है जहां पे कंपटीशन ज्यादा होता है उनमें से एक पर्सन ऐसा होता ही होता है कि भाई जो टॉप में होगा, जिसका मोर पावर होगी, मोर कंट्रोल होगा, मोर इन्फ्लुएंस होगा डिसीजन मेकिंग में थ्रू आउट दी मार्केट, तो उनमें से एक पर्सन बाहर निकल के आएगा, और जो सब चीजों को देखेगा, जिसका कंट्रोल ज्यादा होगा मार्केट में, क्योंकि वो मार्केट में उसका क्या शेयर क्या है, सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो आउटपुट ज्यादा प्रोवाइड करता है, उसके पास स्ट्रेटेजी इतनी है, इसलिए उसका कंट्रोल ज्यादा है। तो वो मेनली लोगों से अपने मन चाहे जो चीज वो चाहता है वो उनसे वो करवाएगा, जिससे कि उसका मैक्सिमाइजेशन ज्यादा हो। हाँ, बांटेगा उनको भी, पर उसका मेन रोल क्या होगा, मेन मोटिव क्या होगा कि भाई उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट ज्यादा हो।
तो यही होता है स्टैकरबर्ग मॉडल। द प्रोड्यूसर अंडर duopoly स्ट्रक्चर इनकॉर्पोरेट डिसीजन लेवल ऑफ हिज राइवल, इनकॉर्पोरेट करता है मतलब अपने राइवल्स को साथ में लेके चलता है एज अ लीडर एंड फॉलोअर रिलेशनशिप। इट देन इनकॉर्पोरेट्स इन इट्स ओन प्रॉफिट फंक्शन, और फिर उसी में अपने प्रॉफिट को मिक्सअप करके अपने प्रॉफिट को क्या करता है, मैक्सिमाइज करता है। नॉन कॉल्यूशन प्रैक्टिस एट लार्ज, मतलब मिलके नहीं काम कर रहे, वो एक एज अ लीडर वर्क कर रहा है, जो क्या कर रहा है, अपना ही प्रॉफिट कमा ले रहा है उन लोगों से। लीडर फॉलोवर रिलेशनशिप एमर्जेस। ठीक है, नेक्स्ट वन इज बर्टन मॉडल। ये क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ईच प्रोड्यूसर कैन ऑलवेज लोअर द प्राइस अंटिल द प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कि भाई बर्टन मॉडल के अंदर सेलर क्या करते हैं, अपना प्राइस इतना कम कर देते हैं कि भाई वो बाहर से जो लोग और आना चाहते हैं इस ओलिगोपोली मार्केट के अंदर वो डर जाते हैं, क्योंकि ये प्राइस इतना कम कर देते हैं उस कमोडिटी का। पर हाँ, ये नहीं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम कर देते हैं। अगर वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम कर देंगे देन दे हैव टू बी अ लॉस, उनको क्या करना पड़ेगा, लॉस बियर करना पड़ेगा। आपको जनरली अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की इसमें, तो भाई कुछ सेलर्स ऐसे भी होंगे मार्केट के अंदर जिनका खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जिनकी कॉस्ट किसकी लगी, बस उनकी मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट लगी, उनकी बिल्डिंग जो उन्होंने एम्प्लॉयज लेके आ रखे हैं वो उनके घर के ही है, तो भाई उनको खर्चा कम करना पड़ रहा है, तो उनकी इतनी कॉस्ट नहीं आ रही है। पर जो मैं अगर और सेलर्स की बात करूं तो उन्होंने जितने गुड्स को बनाने में कॉस्ट लगी प्लस अपना बिल भी तो निकालेंगे, अपना रेंट का खर्चा भी तो निकालेंगे, अपना प्रॉफिट भी तो ऐड करेंगे। पर अगर मैं उस सेलर की बात करूं जिसके पास अपने रिसोर्सेज है, अपने ह्यूमन पावर है, तो भाई उसका तो कॉस्ट वो गुड्स को कम प्राइस में बेचेगा ना, इससे कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट होते जाएंगे। नेक्स्ट वन इज एजवर्थ मॉडल। Each duopoly believes that his rival will continue to charge the same price as he is doing, irrespective of what price he himself sets in. No determinate equivalent can exist under duopoly. बेसिकली ये जो एजवर्थ मॉडल है, इसने कार्नोट मॉडल को क्रिटिसाइज करते हुए बोला कि भाई आपके राइवल का जो भी प्राइस होगा वो उसी पे कांस्टेंट रहेगा, वो उसको चेंज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे आपका प्राइस अनचेंज होता है। यहाँ पे आप प्राइस को फ्लक्चुएट नहीं कर सकते हो और आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है एज पर योर राइवल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, हमारी मार्केट के अंदर 4-5 मेरे कॉम्पिटिटर्स है, मेरे राइवल्स हैं जो सेम गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं एट अ प्राइस ऑफ 100, और मैंने अपने प्राइस को कितना कर लिया, 120 कर लिया, 140 कर लिया, 160 कर लिया, जो भी प्राइस, मतलब इनके प्राइस से ज्यादा का प्राइस मैं चार्ज कर रही हूं। तो यही लिखा है यहाँ पे, ईच duopoly believes that his rival will continue to charge the same price। आपका जो राइवल है वो सेम प्राइस को चार्ज करता रहेगा एज ही जस्ट डूइंग, जैसे वो कर रहा था, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट प्राइस ही हिमसेल्फ सेट्स इन, और वो भी उस प्राइस को चेंज करके जिसका प्राइस 140 है वो भी इस प्राइस को क्या करेगा, 100 रुपए ही कर लेगा, जैसा कि उसके राइवल्स ने रखा है। जो डिसीजन उन्होंने तैयार किया है वो अपनी बात पे भी नहीं रहेगा कि उसने क्या डिसाइड किया था अपना प्रोडक्ट का प्राइस। नो डिटर्मिनेट इक्विलिब्रियम कैन एग्जिस्ट अंडर duopoly, और इसके अकॉर्डिंगली जो हमारा डिटर्मिनेंट है, हमारा डिमांड कर्व है, ओलिगोपोली के अंदर नहीं बन पाता, जस्ट बिकॉज कि भाई यहाँ पे प्राइस इतने जल्दी फ्लक्चुएट होता है। नेक्स्ट वन इज कोल्यूसिव ओलिगोपोली। कोल्यूसिव ओलिगोपोली मतलब क्या होता है कि भाई यहाँ पे कुछ जो राइवल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसके अंदर 4-5 राइवल्स ही हैं, 4-5 कंपनीज ही हैं जो उस प्रोडक्ट से क्या करती है, डील करती हैं। तो उन्होंने आपने आपस में हाथ जोड़ लिया, सबने आपस में हाथ जोड़ लिया, उन्होंने बोला कि भाई इफ we want to capture a big share in the market, अगर हम चाहते हैं मार्केट में बड़ा शेयर कैप्चर करना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, तो हमें अपना हाथ मिलाना पड़ेगा, एक प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा मिलके, जिससे कि हम पूरी मार्केट को कंट्रोल कर पाए और पूरी मार्केट को कैप्चर कर पाए। दैट इज द कोल्यूसिव ओलिगोपोली। ये एक कार्टेल टाइप का है जहां पे सारे लोग क्या करते, जो भी राइवल्स होते हैं वो एक साथ हाथ मिला लेते हैं जिससे कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे और बाद में उसको प्रॉफिट को आपस में बांट ले रजामंदी के अकॉर्डिंग जो उन्होंने डिसाइड किया है।
तो वही लगा है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल अ कार्टेल इज फाउंड व्हेन फर्म जॉइंटली फिक्सेस द प्राइस एंड आउटपुट विद अ व्यू टू मैक्सिमाइज जॉइंट प्रॉफिट। कि भाई हमने बोला कि भाई अगर आप चाहते हो कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, अगर आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो तो भाई हम लोग आपस में हाथ मिलाते हैं और आपस में मिलके पूरी मार्केट को कैप्चर कर लेते हैं, पूरी मार्केट को कैप्चर कर लेते हैं, जिससे कि एक भी कस्टमर हमसे भागे ना, वो हमारे पास ही आए और हमारे प्रोडक्ट को ही प्रेफर करे। फिर नेक्स्ट है ओपेक कंट्रीज फॉर्म अ कार्टेल। एक ओपेक है, एक इंस्टीट्यूट है, यही कार्टेल को फॉर्म करता है, यही एक लीगल कार्टेल है और कार्टेल बनाना इलीगल है, पर एक कार्टेल लीगल है इंडिया के अंदर, दैट इज ओपेक। आ गई बात समझ में। अब हम बताएंगे प्राइसिंग स्ट्रेटेजी की भाई प्राइस किस बेसिस पे डिटरमाइन किया जाता है ओलिगोपोली मार्केट के अंदर। तो सबसे पहला है, बेसिक है, बिल्कुल नाम से समझ में आ रहा है, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कि भाई आप किसी भी प्रोडक्ट का अगर प्राइस डिटरमाइन करते हो तो आप उसमें बेसिक कॉस्ट तो रखोगे, उस कॉस्ट में आप अपना प्रॉफिट का परसेंटेज रखोगे कि मुझे इतना प्रॉफिट कमाना है। अगर आपका प्राइस, आपने जो साड़ी मैन्युफैक्चरिंग की 1000 है और आपको उसमें 10% प्रॉफिट को ऐड करना है, तो 10% प्रॉफिट कितना होगा, 1000 का देखो 100, तो हमारा टोटल प्राइस कितना हो गया 1100 होता है। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट वन इज लिमिट प्राइसिंग। नेक्स्ट इज लिमिट प्राइसिंग। लिमिट प्राइसिंग क्या बोलता है कि यहाँ पे एक सेलर क्या करता है, इतने अपने प्राइस को इतना कम कर लेता है, इतना कम कर लेता है, जिससे कि और लोग जो और सेलर्स है वो डर जाते हैं कि हम इस मार्केट में एंट्री करें या ना करें। मतलब एक हर्डल क्रिएट करता है उनके बीच में, जिससे कि वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं फॉर एंटरिंग द ओलिगोपोली मार्केट। अ लिमिट प्राइस इज द प्राइस सेट बाय द मोनोपोलिस्ट टू डिस्करेज इकोनॉमिक एंट्री इनटू अ मार्केट। ये लोगों को क्या करता है, एक उनके बीच में डर पैदा कर देता है कि वो इस मार्केट के अंदर आए या ना आए, क्योंकि ये कॉस्ट अपनी इतनी ज्यादा कम कर देता है। द लिमिट प्राइसिंग इज ऑफन लोअर देन द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी आपका प्राइस कम हो जाता है, क्योंकि उसका मेन मोटिव शायद ये होता होगा कि मैं कम प्राइस पे ज्यादा की सेल कर रहा हूं। अगर मैंने 100 का सामान बना और 100 पे मैं बेच रही हूं, तो मेरे को कुछ सामान नहीं बिक रहा, तो इससे अच्छा मैं 90 का बेचूं, 99 का बेचूं, 98 का बेचूं, 2 रुपए के प्रॉफिट से मैं इतना सारा प्रॉफिट तो कमा लूं, कुछ ना मिलने से अच्छा कुछ तो कमाऊं, और जस्ट एनफ टू मेक एंट्री नॉट प्रॉफिटेबल। बस इसलिए भी, या फिर इसका एक और रीजन हो सकता है कि मैं लोगों की एंट्री प्रॉफिटेबल ना करूं, मेरा एक दबदबा बना रहे मार्केट के अंदर। नेक्स्ट वन इज पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होता है कि पेनिट्रेट करना, अट्रैक्ट करना अपने कस्टमर्स को अपनी तरफ, और जब वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाए तो एकदम से प्राइस क्या कर देना, बढ़ा देना। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात दूं, KFC हो गया, KFC का चिकन सब खाते हैं। अगर मैं शुरुआत की बात करूं तो अभी जितना कॉस्टली मिलता है पहले उतना नहीं मिलता होगा, पर जैसे जैसे उनके कस्टमर, उन्होंने एक बिग शेयर मार्केट का कैप्चर कर लिया, लोग उनसे प्रभावित हो गए, तो भाई अब लोग चाहे कितना भी प्राइस वो बढ़ा दे, लोग वो पे करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी एक ऐसी गुडविल बना ली है। सेटिंग द प्राइस लो इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट कस्टमर एंड गेन मार्केट शेयर। द प्राइस विल बी ई-रेज लेटर वंस द मार्केट शेयर इज गेन। जब हम मार्केट शेयर को गेन कर लेंगे तो भाई आपका प्राइस बढ़ जाता है। नेक्स्ट वन इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आप सबको पता है मोनोपोली का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर, कि भाई आप क्या करते हो, अलग अलग लोगों से अलग अलग जब प्राइस चार्ज करते हो, दैट इज द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। चाहे वो क्लास के बेसिस पे हो, चाहे वो एजेस के बेसिस पे हो, चाहे वो डिफरेंट ओपनिंग टाइम, रात आपने देखा होगा जो ओला कैब्स होती हैं या उबर हो गया, तो इनके जो मॉर्निंग के चार्जेस होंगे 9 से 10 तो हाई होंगे, फिर दिन में लो हो जाते हैं, पर रात के टाइम आठ होंगे वो तो पीक पे पहुंच जाते हैं। सेम एरिया का अगर आप 3-4 बार देखोगे, सुबह देखोगे, दिन में देखोगे, शाम को देखोगे और एक बार रात के 2 बजे देखोगे, तो चारों टाइम पे आपको प्राइस डिफरेंट शो होगा। आप नोट कर लेना कॉपी में, बुक मत करना, एक बार आप चेक करके देखना, आपको प्राइस में बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा, डिफरेंट ओपनिंग टाइम्स। नेक्स्ट वन इज साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। यह हमारी डेली लाइफ में होता है। जब हम फ्लिपकार्ट, Amazon, मिंत्रा, जहां से भी शॉपिंग करते हैं, आपने देखा होगा 99 रुपए का सामान, 100 रुपए का नहीं,
9,999, तो लोग बोलते हैं 9,000 का फोन है। नहीं, आपके 10,000 में 1 रुपया कम है। पर हमारा ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। 9,999, कोई पूछेगा फोन कितने का पड़ा, ये ड्रेस कितने की पड़ी, 9,999, 9,000 तक का पड़ा। तो थोड़ा एक जो आप सबको पता है कि वो जो कॉन्शियसनेस होता है, मतलब उस अमाउंट का, जैसे 10,000 एक बिग अमाउंट और 9,999 एक स्मॉल अमाउंट है एज कंपेरिजन टू 10,000, पर ऐसा नहीं होता। ये हमारी साइकोलॉजिकल चीज होती है। प्राइस डिजाइन टू हैव अ पॉजिटिव साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, इसका जो इम्पैक्ट होता है वो साइकोलॉजिकली पड़ता है ह्यूमंस की माइंड पे। आपने देखा होगा जब भी फ्लिपकार्ट की सेल आती है तो 8,999, तो घर वाले बोलते हैं कितने का फोन है, हम बोलते हैं हाँ 8,000 समथिंग का कुछ है। ये नहीं बोलते कि पूरे 9,000 का, 9,000 रुपए में 1 रुपया कम है, हम बोलते हैं 8,000 कुछ का फोन है। 3.95, 3.99 या 4,000, पूरा ही 4 रुपए हो गया, पूरा ही 4,000 हो गया, है ना। नेक्स्ट वन इज डायनामिक प्राइसिंग। नेक्स्ट इज डायनेमिक प्राइसिंग। डायनेमिक प्राइसिंग में क्या होता है कि जब आपका प्राइस पर आवर पर सेकंड में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, उसको मैनेज करने के लिए हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जरूरत है। हमें ऐसी इंटरनेट बेस्ड कंपनीज को जो सब चीज को क्या करे, अच्छे से कंट्रोल कर पाए, रेगुलेट कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मानू स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में आपको पता है कि भाई आपका प्राइस इतनी जल्दी फ्लक्चुएट होता है, इतनी जल्दी फ्लक्चुएट होता है, तो उसको नोट डाउन करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, हर जगह उस चीज की इंफॉर्मेशन पास करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब आपको नेटवर्क फैसिलिटीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी कंपनीज इतनी फास्ट होनी चाहिए उस चीज के लिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी इंटरनेट बेस्ड कंपनीज होनी चाहिए, मतलब आपका नेटवर्क इतना फास्ट होना चाहिए कि जैसे ही वो चेंजेस आए वो आप अपने कंप्यूटर में क्या कर सको, ऑप्ट कर सको, चेंज कर पाओ। नेक्स्ट वन इज प्राइस लीडरशिप। प्राइस लीडरशिप, हमने ये पॉइंट ऊपर भी बात किया था कि भाई ओलिगोपोली में एक पर्सन ऐसा होता है जिसका मार्केट में पूरा बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, कंट्रोल होता है, तो वही प्राइस डिसाइड करता है और सारे लोग उसको कंस्टेंटली क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, बिकॉज ही होल्ड अ बिग शेयर, अ बिग इन्फ्लुएंस इन द मार्केट। An observation made of oligopolistic business behavior in which one company usually the dominant competitor among several, मतलब उनमें से एक मार्केट ऐसी होती, एक सेलर ऐसा होता है जिसका पूरी मार्केट में एक दबदबा होता है, जो जिसकी बातें सुनी जाती है, मानी जाती है। लीड्स द वे इन डिटरमाइनिंग प्राइसेस, और वही उस प्राइस को डिटरमाइन भी करता है, एंड अदर सून फॉलोइंग, और सारे के सारे लोग जो है उसको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट वन इज टारगेट प्राइसिंग। टारगेट प्राइसिंग क्या होता है कि भाई आप ये टारगेट प्राइसिंग या प्राइसिंग मेथड भी इसको बोलते हैं, जहां पे आपका प्रोडक्ट का प्राइस किस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि भाई आपका कितना खर्चा हुआ है, आपका जितना खर्चा हुआ है, या फिर आपका कितना रिटर्न आना चाहिए, कितना रिटर्न आना चाहिए। और मैंने जब टोटल प्रोडक्शन जितना है उससे डिवाइड कर दे, क्योंकि जब हम पब्लिक यूटिलिटी से बात करते हैं या गवर्नमेंट यूटिलिटी से बात करते हैं तो हम इस लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टॉक ही बनाते हैं, और अगर मैं उसको टोटल खर्चे को या टोटल इन्वेस्टमेंट जितना पैसा मेरे को रिटर्न चाहिए उससे, उस चीज से, उस प्रोडक्ट से, मैं उसको अगर टोटल आउटपुट से डिवाइड कर दे तो मेरा उस प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड की जाती है इस बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूं कि भाई देखो, एक बार पढ़ लेते हैं। प्राइसिंग मेथड whereby the selling price of a product is calculated to produce a particular rate of return on investment for a specific volume of production. For example कि भाई मेरे को रिटर्न चाहिए 10 लाख रुपए। कितना? 10 लाख रुपए। और भाई 10,000 मेरा आउटपुट है, 10,000 मेरा आउटपुट है, तो भाई मेरे को पर आउटपुट पे कितना रिटर्न चाहिए? 100। तो मैं अपने प्रोडक्ट का प्राइस 100 रुपए डिसाइड करूंगी। इस बेसिस पे आपके प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड होता है इन टारगेट प्राइसिंग या फिर प्राइसिंग मेथड के अंदर। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन प्राइसेस। एब्जॉर्प्शन प्राइसिंग मतलब कि एब्सॉर्ब कर लेना, कि भाई आपको किसी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में जितना भी टोटल खर्चा आया है, आप सारा का सारा क्या करो? रिकवर्ड करो। मेथड्स ऑफ प्राइसिंग इन विच ऑल कॉस्ट आर रिकवर्ड, ये आप अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर पढ़ेंगे। द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्लूड्स द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ईच आइटम प्लस अ प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड इज फॉर्म ऑफ कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कि भाई जितनी भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट लगी,
फिक्स कॉस्ट लगी या फिर सेमी वेरिएबल कॉस्ट लगी, जितनी भी आपकी टोटल कॉस्ट लगी उसको आप क्या करोगे, एब्सॉर्ब कर लोगे अपनी टोटल कॉस्ट के अंदर, और प्लस प्राइसिंग। नेक्स्ट वन इज हाई लो प्राइसिंग। तो बेसिकली हाई लो प्राइसिंग में क्या होता है कि जो सेलर्स हैं, जो वो मार्केट में जो बैठे हुए हैं, वो जनरली क्या करते हैं, अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा प्राइस में प्रोडक्ट को सेल कर रहे, जो सेम प्रोडक्ट है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, बट क्या करते हैं, वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू, प्रमोशन के थ्रू, कूपन के थ्रू उनको डिस्काउंट में, कि अगर आप ये सामान करते हैं तो आपको इतने कूपन मिलेंगे और 10 कूपन में आपको ये सामान फ्री में मिल सकता है। इस तरीके से वो उनको अट्रैक्ट करते हैं। Next one is marginal cost pricing. In business, the practice of setting the price of a product to equal the extra cost of producing an extra unit of output. तो सिंपल है, यहाँ पे ये बोल रहा है मार्जिनल कॉस्ट। आपको पता है कि भाई एक एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने में, प्रोड्यूस करने में जो आपका एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। वो आप अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या करोगे, एड अप करोगे। तो अब आपका ये चैप्टर भी फिनिश होता है, कंप्लीट होता है। तो हम इसके आप स्टडी नोट के जो भी एमसीक्यूज है, फिलअप है, ट्रू फॉल्स है, वो कवर करेंगे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।